if we catch you slipping fast, will you get closer? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया चल रहा है? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। 2021 की पढ़ाई कैसे करें, बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई कैसे करें, इफेक्टिवली पढ़ाई कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ पे मैं आज ऐसी कुछ भी मतलब टिप्स नहीं बताने वाला कि टॉप 10 टिप्स टू मेक इट बिग, टॉप 10 टिप्स टू गेट 95%, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ये सब डमी और फेक वीडियो यूट्यूब पे दिखाई जाती है। हमको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, तो मेक अ कॉन्सेंट्रेशन ओवर हियर। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें क्या एक्चुअल में करना चाहिए, व्हाट आर द फंक्शंस, की मतलब क्या है कि हम जो भी प्रिपरेशन करते हैं, हमारा प्लानिंग होता है, स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाई करने की, तो वो स्ट्रैटेजी हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। स्ट्रैटेजी सब बना लेते हैं, सबको पता है, सब स्ट्रैटेजी बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं, लेकिन हाउ टू स्टिक एट इट एंड एक्चुअल में करना क्या है और करना कैसे है। बच्चों, करना क्या है सबको पता है, पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम पास आ रही है, पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है। ओके, एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस स्टफ्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड SST ऑल्सो देयर। ओके, बाकी सब चीज़ें कैसी ये जो स्टफ्स है वो कैसे अरेंज करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं, और पढ़ाई कैसे हमें प्रोडक्टिव बनानी है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। आज मैं सिर्फ साइंस के बारे में बात करूंगा, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैथ्स, SST के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज बातें होगी साइंस की, एज आई एम अ साइंस टीचर। एक्चुअली आई एम अ फिजिक्स टीचर, बट आई लव टू टीच साइंस। जो बेसिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है वो भी पढ़ा लेता हूँ। तो चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे करें। अभी बोर्ड एग्जाम बच्चों 1 से 1.5 महीने के आसपास आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली डेज है, थोड़े से डेज बाकी है। ओके, और उसमें कैसे हमें प्लान करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि स्टिक टू योर सिलेबस। जो भी आपका जो सिलेबस का प्रिंट है, अभी क्या है बच्चों, इस बार बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि 30% सिलेबस, 33% सिलेबस रिड्यूस्ड है। ओके, तो बाकी का जो सिलेबस है जिसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो जो सिलेबस है वो हमारे नज़र के सामने हमेशा होना चाहिए। ओके, अगर वो सिलेबस हम भूल जाते हैं, वो सिलेबस हमको पता नहीं है और हम रैंडमली कहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अभी क्या है, टेक्स्ट बुक भी रिवाइज होके आई है, नई टेक्स्ट बुक आई है, बुक मतलब जो मार्केट में नई टेक्स्ट बुक आई है एज पर 2021 सिलेबस। ओके, वो सभी के पास होगी या फिर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुक्स तो हमने पहले ही खरीद के ली थी। ओके, तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस्ड है, कौन सा सिलेबस आने वाला है। पता तो सबको है, लेकिन एग्जैक्टली हम हमेशा जब पढ़ते हैं, जब भी हम साइंस या फिर केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो सिलेबस बुक लेके हमें बैठना है। तो इसका फ़ायदा क्या हो गया बच्चों कि आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी राइट कंटेंट पे लगेगा। जो आप पढ़ रहे हो वो परफेक्ट और राइट कंटेंट है ना। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया और बाद में पता चला रही ये तो रिड्यूस्ड है। ओके, क्योंकि अभी तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना। अभी बच्चों क्या है, प्रिपरेशन है ना, पढ़ाई करने का टाइम, मतलब जो पढ़ने का टाइम हो, जो चैप्टर का रीडिंग करने का टाइम है, तो हमारे थ्रू आउट द ईयर हमने रीडिंग कर लिया है। नहीं भी कर लिया हो तो एक बार कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हर एक चैप्टर को पढ़ के हमें छोड़ना है। फिर उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं NCERT के। ओके बच्चों, कोई भी एग्ज़ाम होना, कोई मतलब हमारी अभी ये बोर्ड एग्ज़ाम हो गई, 12th की एग्ज़ाम हो गई, या फिर कोई सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हो गई, कोई भी एग्ज़ाम है ना, तो वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है कमेटी, वो एक ऑफिशियल उनका बुकलेट या फिर सिलेबस दे देती है ना। वैसे हमारी बोर्ड ने एक NCERT टेक्स्ट बुक दे दिया है, तो उसको हमें थोरोली, परफेक्टली और प्रोडक्टिवली सॉल्व करना पड़ेगा अभी इन दिनों में। ओके, प्रोडक्टिवली मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि पढ़ते रहे, NCERT पढ़ने के लिए, मतलब एक चैप्टर पढ़ने के लिए आपने 2-3 घंटे लगाए, तो ये भी गलत होगा। आपको विथ स्पीड, विथ एक्यूरेसी एंड विथ कंसिस्टेंसी आपको NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं केमिस्ट्री के। ओके, देन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अभी जो बच्चों केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है कि एक्टिविटी और केस स्टडी से आने वाले इस साल। आपको पता है केस स्टडी नया क्वेश्चन का पैटर्न आया है ना, तो केस स्टडी भी सॉल्व करनी है, एक्टिविटी सॉल्व करनी है। एक्टिविटी सॉल्व नहीं करनी, एक्टिविटी पढ़नी है, एक्टिविटी के बेस्ड
एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, फॉर एग्जांपल इस एक्टिविटी में क्या कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हुए है ना, ये दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कलर में क्या चेंज आएगा, ऑर्डर में क्या चेंज आएगा, वो सब एक्टिविटीज़ एटलीस्ट साइंस में टोटल 44 एक्टिविटीज़ है। अगर चैप्टर 1 से चैप्टर n तक हमने पढ़ लिया, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैंने, केमिस्ट्री नहीं साइंस की बात कर रहा हूँ, पूरे 44 एक्टिविटीज़ है केमिस्ट्री में, बायो में और फिजिक्स में मिला के। तो 44 मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ बहुत इजी है। तो 44 में से 7 से 8 एक्टिविटी ऐसी है कि जिसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो बाकी सब एक्टिविटीज़ बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लोगे याद में आ जाएगा, उससे क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, एक बार एक्टिविटी पढ़ के देख लो, सभी एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, तो आपको उसकी हेल्प होगी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर। ओके, देन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं कि जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्ड ने दिया हुआ www.cbsc.nic.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर ही ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इसी वेबसाइट के ऊपर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है या फिर जो भी केस स्टडी क्वेश्चन दिए हुए हैं वही हमको सॉल्व करने हैं। देन अभी प्रॉब्लम आता है कि सर बुक कौन सा रिफर करें, है ना, कौन सा बुक रिफ़र करना है हमें, कि मतलब बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है, कोचिंग का नोट्स पढ़ना है या फिर किसी टॉपर के नोट्स पढ़ने हैं, जो भी हमारे जो भैया होते हैं टॉपर भैया, उनसे लिया हुए नोट्स पढ़ने हैं, क्या करना है एक्चुअली। तो एक्चुअली सबसे पहले हमको क्या करना है कि पहले एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, टेक्स्ट बुक पहले कवर करना है। टेक्स्ट बुक के बाद में, तुरंत टेक्स्ट बुक के बाद में आप ओसवाल रेफ़र कर सकते हो। बच्चों ओसवाल बहुत मतलब ये बहुत पुराना पब्लिकेशन है और इसका जो मेथड ऑफ एनालाइजिंग क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बोर्ड में आ जाते हैं। ओसवाल मतलब पूरा ओसवाल, उसमें एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो बोर्ड के जो एमसीक्यूज आते हैं, अभी एमसीक्यू भी आएंगे ही, तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स आते हैं वो ओसवाल में से बहुत सारे आते हैं और ओसवाल में सिस्टमेटिकली दिया भी हुआ है, तो ओसवाल पढ़ सकते हो। या फिर कोई भी पब्लिकेशन के यानी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पेपर हो, वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो। ओके, आपके कोचिंग के टीचर है उनसे मेंटरशिप ले लो, उनसे जाके पूछो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कर लो। देन हमारा प्लान होना चाहिए। ये सब हो गया, ये सब होने के बाद हमारा प्लान होना चाहिए। प्लान क्या होना चाहिए कि डे वाइज प्लान, डे आज मतलब मॉर्निंग में जब भी हम बिस्तर से जब भी उठते हैं तो उठते ही हमारा एक प्लान होना है ना, एक प्लान बनाना है ना। प्लान बनाओ कि आज के दिन में, पूरे दिन में मैं क्या क्या करने वाला हूँ और कैसे करने वाला हूँ, किस समय क्या क्या करने वाला हूँ। ओके, ये सब प्लान जब करोगे तो आपका दिन वेस्ट नहीं जाएगा। जब भी टाइम पास हो रहा होगा आपको रिमाइंड हो जाएगा या फिर आप खुद रिमाइंड कर लो कि भाई मैंने ये प्लान किया है और मुझे इसको स्टिक रहना है। ओके, मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट। और प्लान कैसा है, डे का प्लान बनाया, फिर वीक का भी प्लान बनाना है। जब भी संडे आता है एक टाइम सेट कर लो, संडे को 10 बजे मुझे मेरा प्लान का रिव्यू करना है कि मैंने इस वीक में ये प्लान बनाया था, इस वीक में मुझे इतने इतने चैप्टर कवर करने थे और मैंने किए क्या और कौन से चैप्टर बाकी रहे, है ना। वो भी हमको क्या करना है, एक अच्छे से रिव्यू लेना है। संडे को किसी भी टाइम आपका सुटेबल टाइम ले सकते हो और कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो बात आती है वीक प्लान के बाद मंथ प्लान। अभी मंथ प्लान क्या होता है बच्चों कि जब भी, अभी देखो बचा तो 1.5 महीना है, मंथ प्लान बनाना में क्या है, अभी मंथ प्लान मतलब मंथ प्लान आज से अगर 30 दिन का प्लान बनाओगे तो 30 डेज में जो 30वां हमारा दिन होगा वहाँ पे आपका टोटल सिलेबस कवर होना चाहिए। टोटल सिलेबस कवर होना ही चाहिए, है ना। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक तो एटलीस्ट आपके 10 क्वेश्चन पेपर ईच सब्जेक्ट सॉल्व होने चाहिए, एटलीस्ट साइंस के तो। ओके, देन केमिस्ट्री, अभी क्या हुआ, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, आज केमिस्ट्री पढ़ा, फिर से फिजिक्स पढ़ा, तो बच्चों का भी मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर अगर मान लो कि केमिस्ट्री का मेरा पढ़ाई हो गई, केमिस्ट्री का एक बार मैंने रिवीजन कर लिया, तो कितने दिन के बाद मुझे केमिस्ट्री फिर से पढ़ना है या फिर डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है बच्चों, हमको पैरेलल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, हमारे जो कोचिंग के टीचर हो गए आपके या फिर स्कूल के टीचर्स हो गए, उनके पास जाके उनकी हेल्प से वो चेक भी करके लेने हैं, देखना है कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है और कहाँ पे हमारी इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है कि ईच 4 to 5 डेज में आपको केमिस्ट्री का रिवीजन मारना ही मारना है ना। अब क्या करो कि केमिस्ट्री को भी डिवाइड कर लो आप कि ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये मतलब बैलेंस्ड सेट बना लो केमिस्ट्री के 3। अब ये सेट है, मुझे ये नेक्स्ट 4-5 डेज में कवर करना है, नेक्स्ट 4-5 डेज में दूसरा कवर करना है। मतलब हर 4 दिन और 4 या 5 दिन में आपको एक बार केमिस्ट्री को हाथ लगाना ही है ना। केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करना ही है। ओके, पूरा बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल होता है, बाय हार्टिंग वाला सेक्शन है ये,
ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी सबको पता है। बायोलॉजी मतलब थोड़ा सा मतलब जो ये पूरा सब्जेक्ट है टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें कोई भी आपको ऐसा डरावनी चीज़ नहीं दिखेगी। थोड़े से डायग्राम डिफ़िकल्ट है, लेकिन बच्चों आपको डायग्राम, अगर कोई भी डायग्राम आप 5-6 बार एट ए टाइम 5-6 बार निकाल लेते हो तो छठी बार आपको डायग्राम याद हो जाती है ना। और डायग्राम के रिवीजन करने के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है, ठीक है। तो बायोलॉजी की पढ़ाई कैसे करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले सेम चीज़ जैसे केमिस्ट्री को किया था वैसे इधर भी करना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देखना है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक मतलब कैसे, अभी देखो केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ना है। ऐसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, तो उसमें जो डू यू नो वाला सेक्शन आता है बाजू में, ब्लू या येलो कुछ पेंट में आता है डू यू नो वाला सेक्शन, वो भी अच्छे से देखना है कि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जो कि अभी केस स्टडी बनने वाली है तो केस स्टडी का वहाँ से भी सेक्शन, उस सेक्शन में से भी केस स्टडी उठाई जाएगी, ओके। देन एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी में भी है, ऐसा नहीं कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री को है, बायोलॉजी में से भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और बुक कौन सा रिफ़र करना है बायोलॉजी को सेम ओसवाल कर लो और पीवाईक्यूज कर लो, ज़्यादा रेफर मत करो। क्योंकि बायोलॉजी का क्या है कि हर एक जो टेक्स्ट बुक है, हर एक जो मतलब केमिस्ट्री का क्या है एक फैक्चुअल डाटा होता है केमिस्ट्री का, लेकिन बायोलॉजी का क्या है कि हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, हर एक का वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अलग होता है। तो ज़्यादा आप मटेरियल रिफ़र करोगे बायोलॉजी का तो ज़्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस है, क्योंकि हर एक मटेरियल में अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस या फिर उनके प्रोसेसेस डायग्राम्स दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ओसवाल करना है और पीवाईक्यूज करने हैं बायोलॉजी के। क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन ऐसा सेक्शन है बच्चों, में आपको मतलब ध्यान से सुनिए, बायोलॉजी सेक्शन ऐसा सेक्शन है कि वहाँ से पीवाईक्यू से क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। बायोलॉजी अगर करना है तो पीवाईक्यू कर लो, पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको बायोलॉजी में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। एक आध क्वेश्चन नया आता है, लेकिन बायोलॉजी का क्या है स्टॉक जो है क्वेश्चंस का वो लिमिटेड है बायोलॉजी में, तो वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बायोलॉजी, ओके। और बायोलॉजी में क्या ध्यान रखनी चीज़, डायग्राम का एक प्रैक्टिस बहुत करना है आपको, है ना। डायग्राम बहुत क्रिटिकल है, नेफ्रॉन के डायग्राम हो गई, हार्ट के डायग्राम हो गई, है ना, डाइजेशन वाली डायग्राम हो गई, तो वो डायग्राम का प्रैक्टिस। और डायग्राम का प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना है कि जैसे मतलब रफ डायग्राम निकाल रहे हो, प्रैक्टिस करते समय परफेक्ट डायग्राम निकालो। हर एक डायग्राम को आप बाद में ब्लॉक में भी डालो, एक आउटर लाइन खींचनी है डायग्राम को, उस ब्लॉक के बाहर डायग्राम नहीं आनी चाहिए। और डायग्राम में ध्यान रखो कि जो भी हम पार्ट के नेमिंग कर रहे हैं, है ना, मान लो कि एसोफेगस है ना, तो एसोफेगस के वो जो एरो है किस तरफ पॉइंट होना चाहिए, एरो हमेशा आपके ऑर्गन की तरफ या फिर कोई भी डायग्राम के पार्ट की तरफ पॉइंट होना चाहिए। और जो पॉइंट वाला जो दूसरा एंड होता है एरो का, वो वहाँ पे उसका नेमिंगक्लेचर वहाँ पे उसका होना चाहिए, ओके गुड। देन नेक्स्ट क्या है बच्चों, फ्लो चार्ट। बायोलॉजी को इजी बनाओ। कैसे इजी बनाओगे, किसी भी बायोलॉजी का मतलब हमारे जो 10th की बायोलॉजी है उसमें फ्लो चार्ट बनाओगे बहुत इजी हो जाएगा, कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। फ्लो चार्ट बनाओगे किस प्रोसीजर के बाद क्या है, डाइजेशन का प्रोसीजर है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब डाइजेशन का प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। एक बार मतलब ऐसा पढ़ लो कि मतलब फ्लो चार्ट बना के, शॉर्टकट्स बना के, कौन सा मतलब एंजाइम है, कौन सा ये है मतलब प्रोटीन्स कौन से है, डाइजेस्ट कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब चीज़ें अच्छे से देख लो, ओके। देन नेक्स्ट क्या है बच्चों कि बायोलॉजी का रिवीजन कितने बार होना है ना। एज़ पर मतलब मेरे हिसाब से तो किसी को बायोलॉजी टप जाता होगा तो आप कम से कम मतलब 2-3 दिन में एक बार पढ़ लो। लेकिन अगर बायोलॉजी आपके लिए ईजी है, और ईजी है 90% बच्चों को बायोलॉजी ईजी जाता है ना, तो बायोलॉजी में क्या कर लो आप 6 दिन में एक बार रिवाइज कर लो। ज़्यादा बायोलॉजी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज तो हम कर रही है डेली, पीवाईक्यू डेली करने हैं हमको, और रिवीजन 6 दिन में एक बार बायोलॉजी का कर लो, बाकी दिन दूसरे सब्जेक्ट को भी दे लो, ओके। नेक्स्ट क्या है, फिजिक्स। और ये हो गया हमारा फेवरेट पार्ट फिजिक्स में क्या है, तो फिजिक्स का है ना, हमारा जो भैया है, दीदी है, मतलब जो भी सीनियर जो पढ़ के गए 10th में, हमको एक ही चीज़ बताते हैं कि फिजिक्स टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट नेचर, है ना। जो भी फिजिक्स पढ़ना मतलब क्या है, नेचर के बारे में पढ़ाई करना, है ना। तो फिजिक्स में क्या है, सबसे पहली चीज़ की डरना मना है। आप डर गए, फिजिक्स आपके लिए है ही नहीं, है ना, डरना मना है, क्योंकि हम एक्चुअल फैक्ट्स की बातें करते हैं फिजिक्स में, ओके। तो डरना नहीं है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखो आप बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में आपका टीचर बोल सकता है कि ये आंसर बहुत छोटा लिखा है, कम मार्क्स करता हूँ, या बहुत ही ज़्यादा आंसर लिखा है तो मैं थोड़ा सा मार्क्स कट कर लेता हूँ।
तो ऐसा होता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में आप सिर्फ 1 लाइन में भी आंसर लिख सकते हो। अगर फैक्चुअल डाटा आपका टेक्निकली करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, अच्छे से लिखिए। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर और हाउ टू राइट द आंसर शीट इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट लेटर ऑन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि फिजिक्स में क्या करना है। सबसे पहले तो बात, डरना मना है, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, देन क्या करना है, फिजिक्स की पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है और कैसे शुरू करनी है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमको करने ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल के साथ फ्रैंक रहोगे। और न्यूमेरिकल भी बच्चों ऐसा मत करो कि मतलब कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर रहे हो, ऐसा मत करो। टाइप वाइज करो, है ना। जैसे कि हम मान लो कि LRR कर रहे हैं, तो जो मिरर फॉर्मूले के ऊपर है वो पहले सॉल्व करो। देन बाद में मिरर में जो स्पेरिकल मिरर है उसमें भी जो कॉन्केव मिरर है उसके पहले सॉल्व करो, है ना। उसके प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो फटाक से दूसरे टाइप के ऊपर आ गए। एटलीस्ट ईच टाइप के ऊपर आपको 20-20 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है। और जब भी हम अभी साल भर हमने पढ़ाई है ना, तो साल भर पढ़ते समय नोटबुक में आपने कहीं पे इंपॉर्टेंट लिखा होगा, कहीं पे ये कर लो, वो भी रिवाइज कर लो। ओके, वो भी मटेरियल भी उतना ही जेन्युइन और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन क्या करना है, फिजिक्स की पढ़ाई करते समय बच्चों ना जो स्टडी सेशंस होते हैं हमारे, है ना। जैसे मान लो कि मॉर्निंग का एक स्टडी सेशन हो गया, आफ्टरनून का हो गया, या फिर इवनिंग का एक स्टडी सेशन हो गया। तो एक स्टडी सेशन में फिजिक्स का सिर्फ एक ही चैप्टर चुनना है हमें, है ना। 2-3 चैप्टर एट ए टाइम मत करो फिजिक्स की, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डाटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थिंग्स भी हो जाती है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब रिमेंबरिंग का थोड़ा सा कम चांसेस है ना। इसलिए क्या करो कि एट ए टाइम 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स, है ना। नेक्स्ट डे कर लो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही एट ए टाइम, मतलब आज फिजिक्स का एक चैप्टर कर लिया लेकिन परफेक्ट कर लिया, है ना। आपको मतलब भागना नहीं है ना। स्टेडी एंड कंसिस्टेंट जाना है फिजिक्स में। ओके फाइन। देन नेक्स्ट क्या है बच्चों की, फिजिक्स के भी अभी केस स्टडी है। अब केस स्टडीज में सबसे टफ केस स्टडीज किसकी होगी, तो फिजिक्स की। अब बोलेंगे सर आप ही बोल रहे टफ, तो कैसा चलेगा। टफ मतलब एक्चुअल टफ नहीं, क्योंकि आप पहली बार उसको अटेंड करने जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप केस स्टडीज़ को एक 5-6 बार रिवाइज कर लोगे, पूरी केस स्टडीज़ को जो भी हमको प्रोवाइड की होगी आपके स्कूल के टीचर्स ने या फिर कोचिंग के टीचर्स ने, तो केस स्टडी बहुत मस्का है, बहुत ही अच्छा है। ओके, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल होता है। सिर्फ द वे ऑफ राइटिंग आंसर आपको आना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों की, और क्या करें फिजिक्स के बारे में, तो PYQs, फिजिक्स के भी PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs कर लो, स्पेशली फॉर मतलब जो लार्ज क्वेश्चंस होते हैं, ये लार्ज आंसर क्वेश्चंस, उसके लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। तो वहाँ से PYQs मतलब लार्ज आंसर क्वेश्चंस सेम रिपीट होते हैं, है ना। क्योंकि ये में तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, या फिर कॉम्बो क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए भी कर लो। 4, 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, अभी 5 मार्क्स का इस साल तो आने वाला नहीं है, तो 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए बच्चों आप PYQs कर सकते हो फिजिक्स के। ओके, देन क्या है बच्चों की, 2 चैप्टर ऐसे हैं जो चैप्टर अगर आपने कर लिया तो फिजिक्स का आपका मतलब डेंजर जोन से आप बाहर आ जाओगे, है ना। जो कि LRR और इलेक्ट्रिसिटी, 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस सॉल्व करते समय आपका कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत है। ओके, तो ज़रूरत नहीं है, होने के चांसेस है, ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्या करना है हमको कि LRR इलेक्ट्रिसिटी मेक इट परफेक्ट, है ना, मेक इट परफेक्ट। कोई भी उसमें कमी छोड़नी नहीं है। उसकी PYQs लगा लो, उसके कोचिंग के मटेरियल लगा लो, उसके जो स्कूल ने बताया लगा लो, है ना, वो सब कर लेना है। और क्या करना है कि फिजिक्स का रिवीजन कितने दिनों में एक बार करना है, तो एज़ पर माय नॉलेज और माय एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि 3 दिन में एक बार फिजिक्स को आपका हाथ लगना चाहिए। मैथ्स है ना, मैथ्स को डेली लगाओ। मैथ्स के बारे में मेरा कोई कहना नहीं है, मैथ्स को डेली हाथ लगाओ। डेली 1 आवर मैथ्स का पढ़ाई करना ही है मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैथ्स का वो हो गया। लेकिन फिजिक्स के लिए 3 दिन में एक बार आपको पढ़ाई करनी ही है। ओके, ठीक है। या फिर क्या, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स का आप कुछ पार्ट भूल जाओगे, या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाएगा फिजिक्स में उतना, है ना। 3 दिन में एक बार करोगे तो एग्जाम पास आने तक आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर रहेगा फिजिक्स में। ओके, तो ये सब हो गया। और फिजिक्स में भी वही करना है हमको, ब्रेक करना है टॉपिक वाइज, कि आज ये टॉपिक कर लिया, उतना ही कर लिया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, ऐसा कर लो, है ना। या फिर 3 दिन में एक बार पूरे टॉपिक्स कर लो फिजिक्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अभी ये सब हो गया मेरा टॉपिक वाइज, मतलब केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का हमने कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें ऐसी जो करनी नहीं है। करना है तो मैंने बता दिया, करनी कौन सी नहीं है ना। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, स्किप यूट्यूब वीडियोज़, व्हाट्सअप, FB, ये सब चीज़ें आप स्किप करो।
है ना। ये क्या है, टाइम वेस्टिंग है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी कितना समय उसके ऊपर जा रहा है। और क्या है ना बच्चों, हमारा एक प्राइम टाइम रहता है, हर बच्चे का एक प्राइम टाइम रहता है। जैसे कि मॉर्निंग में उठते तो हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, है ना। तो उस समय पे अगर आपने मोबाइल पे एफबी या फिर व्हाट्सएप या फिर कोई भी वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस देख लिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम, देखो कोई भी कंटेंट है ना, देखने के लिए हो या फिर पढ़ने के लिए हो, एनर्जी वेस्ट होती ही है। अगर आप मूवी देख रहे हो ना, वहाँ पे भी आपकी मेंटल एनर्जी जा रही है, वेस्ट हो रही है। तो हमको देखना है कि दिमाग में कचरा नहीं भरना है मॉर्निंग में, ओके। तो ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ओके, स्ट्रिक्टली, ठीक है। हमको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, अभी ये हमारा एज है स्टूडेंट का, इस समय में पढ़ाई छोड़ के कोई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो ये सब चीज़ें बंद कर लो। देन इंस्टाग्राम भूल गया मैं, इंस्टाग्राम तो मेन है ना आजकल, तो इंस्टाग्राम को भी स्किप करो। नहीं तो आप बोलोगे सर ने बताया यूट्यूब और एफबी और व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बंद करो। कीप अ फेथ इन यू, है ना। एक बार आप पढ़ लो तो हो जाएगा। ये समय नहीं कि यूट्यूब वीडियो देख के पढ़ने का, वो समय गया, वो पूरे साल भर करना होता है। यहाँ पे रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करो खुद के साथ। देखो 3 यार है ना, 3 यार सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मतलब आप खुद, दूसरा आपका टेक्स्ट बुक या फिर जो भी कोचिंग का और या फिर स्कूल का कोई भी रीडिंग मटेरियल वो, और तीसरा है आपका एग्ज़ाम, है ना। ये तीनों की एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह है, इन तीनों, यही 3 चीज़ें होने वाली है जो एग्जाम के टाइम आपके साथ होने वाली है। जो कोचिंग रीडिंग मटेरियल होगा वो आपके माइंड में होगा, आप खुद वहाँ पे होगे, और जो तीसरी जो बात मैंने बोली क्वेश्चन पेपर, वो सामने रहेगा। इन तीनों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो ये तीनों आप मिलके अच्छे से इफेक्टिवली आप पेपर लिख सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, स्किप ईटिंग जंक फूड गाइस, है ना। अब आप बोलोगे इसका क्या लेना देना है, अरे भाई है लेना देना, बिल्कुल है। अगर आप कुछ भी मतलब यहाँ से वहाँ से कुछ खा लोगे, जंक फूड खा लोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा कि आपकी एनर्जी उतनी टिकेगी नहीं, आपको आलस आ जाएगा, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं होगा। आपको पता होगा कि 10 दिन के बाद बोर्ड के एग्जाम में फिर भी आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जब भी इट स्टार्ट्स विद डाइजेशन। देखो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, और हम अप्लाई नहीं करते खुद के ऊपर। डाइजेशन का पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ लिया है। अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ खाओगे तो माइंड ना वो डाइजेस्ट करने में बिजी हो जाएगा, तो माइंड पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, है ना। माइंड को सिग्नल किया जाएगा कि ये चीज़ पेट के अंदर आ गई है, इसको पहले डाइजेस्ट करना है। और वो जो जंक फूड है, इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, है ना। तो वो डाइजेस्ट करने में पूरी एनर्जी गवा देगा कौन, हमारा माइंड, और हमारा माइंड पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट जंक फूड, आप छोड़ दो। पूरा भी मतलब हेल्थ कॉन्शियस नहीं होना है कि डायरेक्टली लाइक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनना है कि ये कर लिया, उसमें भी टाइम, मतलब क्या है, अभी ये टाइम 11th आवर है ना। सिर्फ ये अवॉइड कर लो कि बाहर का जो पाव भाजी है, वड़ा पाव है, पानी पूरी है, ये सब चीज़ें अवॉइड करो। मम्मी जो देती है वो हेल्दी होता है, मम्मी कभी भी अनहेल्दी नहीं देती, वो हेल्दी खा लो, है ना। हेल्दी खा लो, एनर्जी गेन करो, हेवी ब्रेकफास्ट करो, है ना। और खुद को मोटिवेटेड और पेट भर के, मतलब अच्छे से खा के एकदम कर लो, अच्छी चीज़ें खा के, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। अब क्या है बच्चों, ये ना, ये मतलब एंड मंथ है ना, एंड मंथ है, और इस मंथ में ना बहुत सारी गड़बड़ होती है दिमाग में, है ना। जो बच्चे एवरेज होते हैं और जो टॉपर बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा यही होता है, ठीक है, कि मेरा रिजल्ट कितना आएगा, मेरी इतना ही पढ़ाई हुई है। तो ये सब चीज़ें ओवर थिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर थिंकिंग मत करो कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं, या फिर मैं नीट की पढ़ाई करने कहाँ जाऊँगा, या फिर अभी बहुत सारे बच्चों ने कहीं कहीं पे एडमिशन भी ले ली है कि ये नई बहुत बड़ी एकेडमी में एडमिशन ले लिया, वहाँ जाके नीट की तैयारी शुरू करनी है, सब बच्चे चले गए, किसने कहाँ एडमिशन लिया, ये सब चीज़ें सोचो ही मत। अभी सिर्फ आपको 10th के एग्ज़ाम के ऊपर क्या करना, बच्चों क्या करना है कि आपको कंसंट्रेशन करना है। क्यों करना है, देखो कि 10th का एग्ज़ाम है ना, एक कंपटीशन है। आज तक अपना कंपटीशन क्लासरूम के 50-60 बच्चों के बीच में होता था। अब 10th की एग्ज़ाम ऐसे है कि एक साथ 12 लाख 13 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं, है ना। तो 12 लाख 13 लाख बच्चों में हम कहाँ पे आते हैं, है ना। आप पूरे मन लगा के, पूरे मतलब तन मन धन लगा के पढ़ाई करो। 12 लाख में आपका कितना नंबर आता है देख लो, है ना। वो डिसाइड करेगा कि मतलब नीट में क्या करने वाले हो। अगर 10th में अच्छे रैंक्स आते हैं, या फिर नंबर छोड़ दो, अगर आपने आपका 100% दे दिया 10th में, है ना, 100% दे दिया ना, तो नीट आपका हमेशा क्लियर हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना। 10th में 100% दिया तो वो आदत बन जाएगी। 11th में भी 100% दोगे, 12th में भी 100% दोगे, एंड टीचर्स आपसे करवा के ही लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है बच्चों की, स्टॉप
वेस्टिंग अ टाइम, है ना, टाइम वेस्ट मत कर लो। इस टाइम पे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। मतलब क्या होता है कि दिन में मॉर्निंग में जैसे पढ़ाई शुरू की कि फ्रेंड का कॉल आ गया, यार कितना पढ़ के हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर दूसरा फ्रेंड का कॉल आता है कि यार मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं समझा। अभी क्या है बच्चों कि डू अ सेल्फ स्टडी, है ना, सेल्फ स्टडी करो, यह टाइम वेस्ट मत करो। किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो एक परफेक्टली हमारा टाइम रखो कि देखो पहले ही डिसाइड करो कि मैं यहाँ पे बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ तो मुझे 30 मिनट्स देने हैं, है ना। 30 मिनट के बाद अलार्म लगाओ, है ना, कुछ भी रीज़न देके वहाँ से कट लो। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी रीज़न देके कट लो, है ना। रीज़न बनाना आपको आता ही है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों की स्टडी प्लान। हर बच्चे का एक स्टडी प्लान होना चाहिए, है ना। जो मतलब एक फेमस कोट है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, है ना। इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर प्लानिंग ही आपकी आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हो तो आप फेल करने के लिए ही प्लानिंग कर रहे हो, है ना। प्लानिंग एकदम तगड़ी होनी चाहिए, एकदम तगड़ी और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सोच लिया कि आज दिन में मैं 10 चैप्टर करने वाला हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल बेटा, है ना। आप क्या कर लोगे, अच्छे से डिज़ाइन कर लो आपका शेड्यूल। अगर आपको नहीं जम रहा है कि आपका जो कोई फ्रेंड होगा या फिर आपके टीचर्स हो गए कि या फिर बहुत सारी बार पेरेंट्स भी अच्छी एडवाइस देते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके एक प्रॉपर आपका शेड्यूल या फिर एक प्लान बनाओ और प्लान के हिसाब से आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। प्लान के बारे में हम नया वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या प्लान करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, डोंट वॉच टू मच मोटिवेशनल वीडियो। अभी क्या होता है ना बच्चों कि एग्जाम पास आता है, टेंशन जब भी प्रेशराइज होगा, कोई टीचर बोलेगा कि तेरे कम मार्क्स आने वाले हैं, या फिर कोई मतलब यूनिट टेस्ट में या फिर प्री बोर्ड्स में स्कूल के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कम मार्क्स आ गए तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, कोने में जाके मोबाइल निकाल लिया, यूट्यूब देख लिया, यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल देख लिया। अब बच्चों क्या है, ये मोटिवेशनल वीडियो क्या है, एक वीडियो देख लिया ना, दूसरा वीडियो देखने का मन करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। अरे मोटिवेशनल वीडियो जो हम देखते हैं ना वो पता ही होता है हमें। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद हमको तो फिर ये एनालाइज होता है ना, ये तो मुझे पता है ना, तो क्यों हुआ उसका सुनना है, क्यों इधर उधर का सुनना है ना। एक आध मोटिवेशनल वीडियो आपको चार्ज होने के लिए ठीक है ना, लेकिन पूरी चार्ज देखो, जैसे आप पहला मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं आप चार्ज हो जाते हो, तो वो चार्ज जब होते हैं ना वो पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगानी है, ना कि दूसरे मोटिवेशनल वीडियो में। आप क्या करते हो, कंटिन्यूसली सीरीज देखते हो और बाद में क्या होता है ना, हमारा माइंड भी एक सिग्नल दे रहा है, थक गया अभी मैं, अभी ठीक है, अभी बस, है ना, क्योंकि तब हमारा कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा टाइम हम कंसंट्रेशन वीडियो पे कर लेते हैं, बाद में पढ़ाई के ऊपर नहीं हो पाएगा। तो मोटिवेशनल वीडियो मत देखो, खुद का मोटिवेशन खुद हो, खुद को मतलब कॉज ढूंढो कि हमको क्यों करना है, ये हो जाएगा। ओके, देन क्या है, डोंट बी इमोशनल। यार इमोशनल नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों का ये मतलब एक फैक्ट है कि मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो एकदम से इमोशनल हो गए कि नहीं अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मम्मी पापा को प्रॉमिस किया है, ये किया है, वो किया है। अरे छोड़ो, है ना, ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल होना है। अगर आप मान लो कि 15, 20, 30 मिनट सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, उससे अच्छा उस 30 मिनट में आपने 3 भी क्वेश्चन कर लिए ना तो वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली आप स्टेप आउट कर रहे हो उसके टाइम, है ना। आप मतलब क्या कर रहे हो, स्टेप्स कर रहे हो अपने करियर के, और है ना, और सोचने की वजह स्टेप करना कभी भी अच्छा है। ओके, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन बीइंग इमोशनल और यूट्यूब वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस। ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमको, सब चीज़ें करनी नहीं है। आप रिवाइज करके देख सकते हो, दौरान में फास्ट और स्पीड स्लो करके देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमको करनी नहीं थी। अब करना क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमेशा आपको करना है। सबसे पहले रिमाइंड योर सेल्फ अ बिग कॉज। हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए बच्चों, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या है बच्चों कि हमारा लक्ष्य इतना ही रहता है कि 10th में टॉपर आना है, इस 60-70 बच्चों में टॉपर आना है। यार ये थोड़ी लक्ष्य हुआ। या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं कि हमें महाराष्ट्र में फर्स्ट आना है या फिर ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आना है। यार ये नहीं होना चाहिए। हमारा एम क्या होना चाहिए कि नीट में टॉप करके या फिर नीट में अच्छे मार्क्स मिला के अच्छा कॉलेज लेके मुझे इस कंट्री का अच्छा डॉक्टर बनना है और इस कंट्री की अच्छे से मुझे क्या करनी है, सर्विस देनी है, इस कंट्री को अच्छे से सर्विस देनी है। ये टारगेट होना चाहिए। तब क्या होगा ना, ये सब चीज़ें छोटी हो जाएगी, पढ़ाई करना, ये करना, वो करना, सब छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग का लक्ष्य बड़ा है। मुझे वो करना है, मुझे वो मंजिल हासिल करनी है कि वहाँ पे जाके मुझे देश का, इंडिया का या फिर वर्ल्ड का एक मतलब वेल नोन डॉक्टर बनना है ना। तभी तो वेल नोन डॉक्टर बनना है तो उसके लिए इफर्ट भी उतना ही करना है ना। सोचना है वैसे, उस तरह सोच के आपको क्या करना है, पढ़ाई शुरू करनी है। हो जाएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत बार चीज़ें कर ली है ना। और ये सब चीज़ें हमको पॉजिटिव मैनर में लेनी है बच्चों। जो भी मतलब डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं कि स्कूल में मान लो कि हमारे मार्क्स कम आ गए या फिर स्कूल में किसी ने डांट दिया या फिर
एक्चुअली स्कूल के टीचर तो मोटिवेट ही करते हैं हमेशा, फिर भी कई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, है ना, तो क्या होना है हमको कि पॉजिटिवली चीज़ें लेनी है कि हमारे लिए ये सब हो रहा है, किसी ने डांटा तो हमारे लिए ये डांटा है, मम्मी पापा ने बोल दिया पढ़ाई करो तो मतलब क्या है ना, आपके लिए हो रहा है सब, है ना, उनसे ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है। उसके बाद में क्या है कि मेंटरशिप लेनी है हमको। मेंटरशिप मतलब क्या है? मेंटरशिप मतलब सलाह होता है, ये सलाह होती है ना। किसी भी अच्छे टीचर्स होते हैं आपके, मतलब स्कूल के टीचर्स होंगे या फिर कोई एकेडमी के टीचर्स होंगे, कोचिंग के टीचर्स होंगे, तो उनके पास जाके उनको रिक्वेस्ट करके एक 5-10 मिनट निकाल के हमारे सब प्रॉब्लम उनके सामने डिस्कस करने हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैनेज नहीं हो रही, या फिर उनसे टाइम टेबल बना के लेना है खुद का, या फिर अपना टाइम टेबल डिस्कस करना है, सर ये मेरा टाइम टेबल है, इसमें आपको कुछ चेंजेस चाहिए क्या, तो मुझे बताइए, है ना। ऐसे करके आप कर सकते हो, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव बोल सकते हो उसको हम, है ना, कि मिनिमम इफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट हो जाएगा वो आपका। ओके, दूसरा क्या है बच्चों की, एक मराठी में मतलब क्या है ना, आई एम अ मराठी, है ना, आई एम महाराष्ट्रियन, तो मराठी में एक मतलब म्हण बोलते हैं उसका, है ना, स्लोगन बोलते हैं, शरीराचे लाड करू नये, म्हणजे हे जे वय आहे आपलं ॲट दिस एज, है ना, हमें हमारी बॉडी के मतलब ज़्यादा चोचले नहीं कर पुराने, है ना, शरीराचे लाड जास्त पुरवायचे नाही आहेत, है ना। शरीर क्या करना, मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, मॉर्निंग में जब भी उठते हैं तो बॉडी बोलेगी 10 मिनट और सो जा, है ना, या फिर सोते समय बोलेगा आप आज नहीं कल करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमको करनी नहीं है। जैसे कि उसी को सब प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं ना, प्रोकास्टिनेटिंग करते हैं, मतलब कल के ऊपर ढकेलना। प्रोकास्टिनेशन का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ें हैं जो अभी करनी चाहिए वो कल के ऊपर ढकेल देना। तो ये चीज़ें हमको क्या करनी है बच्चों, अवॉइड करनी है। अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, हमको वो सब चीज़ें करनी ही नहीं है। ओके, प्रोकास्टिनेशन मतलब कल के ऊपर ढकेल देना। क्यों ढकेलना है ना। अगर आप एक क्वेश्चन भी कर लेते हो ना आज, है ना, सोने के बजाय, तो क्या हो जाएगा, वो कल का एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, और नहीं करके सो जाओगे, कल के ऊपर ढकेल दोगे तो एक क्वेश्चन बढ़ेगा। तो बेटर है कि आज कर लो, और माइंड को ना सिग्नल दे दो। अगर आप ये सोच के बैठोगे ना कि जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ मुझे 3 घंटे की ही पढ़ाई करनी है, तो माइंड क्या हो जाएगा, बहुत बार माइंड क्या करेगा कि बोलेगा मेरे पास उतनी एनर्जी है नहीं, माइंड रिवर्स सिग्नल दे देगा माइंड, है ना, मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं, कल पढ़ेंगे। कल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, वो उत्साह नहीं होता है, इसके लिए हम बोलते हैं कल पढ़ेंगे। ये उत्साह कौन देता है, माइंड देता है यार। तो माइंड कब बोलेगा आपका कि पढ़ो, तो माइंड को हमको रिवर्स सिग्नल देना है कि टेक इट ईजी, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना है, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना है। आप 10 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। 10 मिनट बाद और 10 मिनट और 10 मिनट, ऐसा मतलब ब्रेक करके पढ़ाई करो, है ना, कि सोचना नहीं है कि अभी मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो ठीक है 4 घंटे का स्टैमिना है नहीं, या फिर मैंने टाइम टेबल बना लिया है कि मुझे आज शाम को 4 घंटे पढ़ने हैं, तो 4 घंटे कैसे पढ़ूँ, अभी तो एनर्जी है नहीं। तो ऐसा मत करो, आप जितना भी आप कर सकते हो उतना करो, लेकिन बिना करके मत सोना। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे ही हमारा दिन की शुरुआत होती है, मॉर्निंग में जैसे हम उठते हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव करनी है ना, उस समय आप एक आध मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हो, एक आध बोला मैंने, एक आध, है ना, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो आप उस टाइम पे आप अपने मम्मी पापा के पैर छू सकते हो।